स्वागत है आप सबका स्टडी टुगेदर लर्न बेटर के प्लेटफॉर्म पर। मैं रुपेश सिंह आप सब के लिए क्लास 9th का जो चैप्टर 1 एमसीक्यूज डिस्कशन लेकर के आया हूं, जो आपके टर्म 1 क्वेश्चंस में बन सकता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना जाया करते हुए हम सीधा टॉपिक पर आते हैं और जल्दी से हमारा टॉपिक डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को लेकर। तो पहले पार्ट में हमने देखा था कि 1 से 10 तक हम डिस्कस कर चुके थे। सोशल स्टडीज़ का टॉपिक था, मैं लिख दिया था यहाँ पर, और पार्ट 1 हो चुका था ये हमारे लिए। पार्ट 1 हो चुका था हमारा, और ये हमारा हो चुका है पार्ट 2। तो अभी हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हमारा पार्ट 2। तो चलिए आगे बने रहिए वीडियो में, और 11 नंबर से हम अभी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, और मैं मोबाइल में इसको पढ़ के आपको क्वेश्चंस को बताऊँगा। आप वहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715। बता रहा है 23 मिलियन कब था ये? 1715 में, ठीक है। इन 1715 वो कितना था? 23 मिलियन था, ठीक है। फिर बोल रहा है ये बढ़ करके चले गया कितना मिलियन, वो बताना है वो कितना मिलियन गया, ठीक है, और कौन से ईयर में गया। मतलब दोनों चीज आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कितना उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना बढ़ गया वो, और कौन से ईयर में जा करके इतना बढ़ा वो। तो अब हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 28 1789। मतलब कि 28 क्या है? नंबर है, मिलियन वाला नंबर है, और 1789 क्या है? ईयर है, ठीक है। तो उस चीज को ऐसे समझें। और ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 31 1750, ऑप्शन सी पर दिया है 35 1760, और ऑप्शन डी पर दिया है 40 1789। आपको दिख रहा होगा ये चीज। तो हमारा जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये बताया है कि वहाँ यूरोप में पॉपुलेशन एक बिग, मतलब कि अचानक से पॉपुलेशन राइज हो चुका था, ठीक है। जिस कारण क्या हुआ था, वहाँ पर भूखमरी फैल चुका था। तो भूखमरी जो फैला था वो पॉपुलेशन के कारण फैला था, और वो इसी पर ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको तो अभी ज़्यादा उसमें डीप नहीं जाएंगे क्योंकि एमसीक्यूज है, तो हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। तो इसका ऑप्शन ए होगा आंसर, ठीक है। तो याद होगा आपको चैप्टर के सेकंड पेज में ही इस चीज को डिस्कस किया हुआ है कि यूरोप का पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन था, ठीक है। और जब लुईस 16 जब गद्दी पर बैठे, उस टाइम यूरोप का पॉपुलेशन अराउंड वो 24 या 25 मिलियन के अराउंड था जब वो बैठे। उसके बाद और लंबा बूस्ट हुआ यूरोप के पॉपुलेशन में, खासकर फ्रांस के, और फ्रांस का पॉपुलेशन उस टाइम बढ़कर हो चुका था 28 मिलियन, और कौन से ईयर में? 1789 में, जो कि हमारा ऑप्शन ए है 28 1789। हम सबको पता है, लास्ट पार्ट 1 में हम डिस्कस किए थे कि फ्रांस में गद्दी पर कब बैठे थे लुईस 14? 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन पे आया था ये, कितना, कौन से ईयर में? 1774 पर। ये चीज हम सब पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं, मतलब कि नंबर 12 पर। नंबर 12 क्या है? देखिए आप स्क्रीन पर। व्हाट वाज द रीजन ऑफ इंक्रीज डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इन फ्रांस ड्यूरिंग 1715 टू 1789। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि क्या रीजन था, जो खाना का जो कंजप्शन था, जो लोग खाना खाते थे वहाँ का, वो बढ़ चुका था एक बेग अचानक से। कब के बीच में? 1715 से लेकर के 89 तक, ठीक है। तो कोई आप लोग में से कोई बुद्धिमान होंगे जिनको क्वेश्चन 11 से ही इसका आंसर समझ में आ चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ डिस्कस करने आया हूँ तो अच्छे से डिस्कस करूँगा इसको। ऑप्शन ए पर दिया हुआ है आपके लिए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो बता रहा है ऑप्शन ए में कि अचानक से इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब कि जोरदार इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ किस फील्ड में? एग्रीकल्चर के फील्ड में। अगर एग्रीकल्चर के फील्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता तो भूखमरी नहीं फैलता। तो ये ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी, फेमाइन्स फॉर मेनी ईयर्स, जो सूखा पड़ गया था वहां पर बहुत साल तक, ऐसा कुछ वहां पर हमारे बुक में ऐसा कुछ लिखाई नहीं है, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। हैवी एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा था फ्रांस से इंग्लैंड में, ये भी गलत है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट होते रहता वहाँ पर तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता और बुरा हाल वहाँ पर यूरोप का, पर्टिकुलरली फ्रांस का नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन डी जो है हमारा, हाई राइज इन पॉपुलेशन
ड्यूरिंग दिस ईयर। ठीक है, 1715 से लेकर के 1789 के बीच में पॉपुलेशन में रैपिड राइज हुआ। आप 11 नंबर क्वेश्चन पर पढ़े, यही उसका आंसर है ऑप्शन डी। क्या है ऑप्शन डी? हाई राइज इन पॉपुलेशन, हाई राइज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग दिस ईयर्स, ड्यूरिंग दीज ईयर्स, ये है उसका आंसर। ठीक है, मैं 11 नंबर क्वेश्चन में ही बोला पॉपुलेशन यूरोप मतलब पर्टिकुलरली फ्रांस के लिए बहुत दिक्कत का इशू बन चुका था, इसी के लिए ऑप्शन डी में भी मैं बोला जो आप में से बुद्धिमान होंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में मैं बोला आप में से जो बुद्धिमान होंगे यहीं से वो चूज कर लेंगे वो। ठीक है, कि पॉपुलेशन का ही यहाँ पे बात करेगा। चलिए 13 नंबर पर बढ़ते हैं। क्या है? व्हाट वाज द सबसिस्टेंस क्राइसिस व्हिच ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस। तो ऐसा कौन सा क्राइसिस वहां पर लगातार, सबसिस्टेंस मतलब कि टाइम के साथ लगातार होते हुए गया, वहां पे क्राइसिस मतलब डाउनफॉल उस चीज का होते हुए रहा लगातार, जो कि फ्रांस में हुआ। किस चीज का हुआ था? ऑप्शन ए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होना, वो उनके लिए दिक्कत का इशू था। नहीं, फूड ग्रेन्स का हो ही नहीं रहा था वहाँ पे लार्ज स्केल पर। ठीक है, यूरोप में खासकर फ्रांस में। एन एक्सट्रीम सिचुएशन एंडेंजरिंग द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ऐसा सिचुएशन बनते जा रहा था कि जो वहाँ लोगों का जो सिचुएशन था जीने का, वहाँ पे रहने का, खाने का, वो बहुत ही मुश्किल में, थ्रेट में चले जा रहा था। वो थ्रेट में मतलब कि मुश्किल में। अब उसके आगे अगर कुछ और हुआ तो उनके आगे लोगों का डेथ है, अगर भूखा वो लोगों ने और कुछ दिन रहे तो। ऑप्शन सी पर है फाइनेंशियल क्राइसिस इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ जो वहाँ पर लोगों का जो टैक्स जो लोगों से वसूला जाता था डबल कीमतों पर, उनके कारण क्या होता था, वो टैक्स पे कर देते थे लेकिन उनके पास कुछ पैसा नहीं बचता था खाने पीने के लिए, और जिस कारण क्या होता था, मार्केट में दाम बहुत बढ़ जाता था। राजा टैक्स ज़्यादा लेता था मार्केट से, और मार्केट वाले के पास, किसी के पास पैसा नहीं होता था, तो जो दुकानदार होते थे वो लोगों ने भी सामान का दाम ज़्यादा करके बिक्री करते थे, और उस कारण क्या होता था, जो लोग खरीद नहीं पाते थे उस टाइम इन्फ्लेशन क्रिएट होता था। इन्फ्लेशन मतलब कि एक ऐसे आप समझ लें, इन्फ्लेशन का मीनिंग पर्टिकुलरली कुछ अलग होता है, आपको समझाने के लिए बस मैं बता रहा हूँ। गैप बढ़ते जा रहा था जो खरीदार हैं उनके बीच में और दुकानदार हैं उनके बीच में। ठीक है, ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी, सब्सिडी इन फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स पे जो सब्सिडी लिया जा रहा था, तो वो सब्सिडी लिया जाता था चर्च के द्वारा, वो भी 1/10 लिया जाता था, जो पार्ट 1 में हम देखे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन था, ऑप्शन बी, एन एक्सट्रीम सिचुएशन एंडेंजरिंग द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, ऐसा सिचुएशन जो कि लोगों का सिचुएशन को दिन पर दिन खराब किए जा रहा था, ऐसा सिचुएशन वहां पर क्रिएट होते जा रहा था। तो ये है ऑप्शन बी सही आंसर आपके लिए। सबसिस्टेंस क्राइसिस, इस शब्द का यूज चैप्टर में हुआ है, आप वहां पर अच्छे से एक बार चैप्टर को ओवरलुक करेंगे, या फिर अभी मैं जितना आपको बता रहा हूं उसी चीज को आप गौर से सुन ले तो आपका क्लियर हो जाएगा। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, पहले आप ये समझ गए, जो लगातार वक्त के साथ जिसमें डाउनफॉल आता है किसी रिकॉर्ड में, उसको कहा जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो ये चीज कब हो रहा था, वहां के लोगों का जो हाल था, जो लोग वहां पर जैसे जी रहे थे जैसा सिचुएशन पर, उसी में ही इनका डाउनफॉल होते जा रहा था। मतलब कोई पुअर था तो वो पूरा एक्सट्रीम पुअर के और में बढ़ रहा था, मतलब कि बहुत ही गरीबी के तरफ में बढ़ रहा था। ठीक है, तो वहां पर यही रीजन था सबसिस्टेंस क्राइसिस का। तो क्या है, एन extreme situation endangering the means of livelihood, the means of livelihood। ठीक है, ये है हमारा ऑप्शन बी 13 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। क्या है, पढ़िए वहां पर, द टर्म ओल्ड रिजाइम यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब। ओल्ड रिजाइम जो शब्द है, ओल्ड रिजाइम जो शब्द है वो किस चीज को डिफाइन करता है? ऑप्शन ए, फ्रांस बिफोर 1000 BC। 1000 जो बिफोर कॉमन एरा, जो कॉमन एरा जो आप पढ़े हुए हैं, वो जो कॉमन एरा है उसके पहले, मतलब 1000 BC के पहले। सोसाइटी ऑफ फ्रांस आफ्टर 1889, फ्रांस का सोसाइटी 1889 के बाद, ये भी गलत है, और 1000 BC वाला भी गलत है, क्योंकि इन दोनों का जिक्र चैप्टर पे कहीं हुआ ही नहीं है। ठीक है, अगर आप इस तरह से समझे तो आसानी होगा आपके लिए। ठीक है,
और थर्ड में है सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस आफ्टर 1789 एडी। आप इस चीज को गौर करें, फ्रेंच रेवोल्यूशन का शुरुआत 4 जुलाई 1789 को ही हुआ था। तो कब का बात करेगा ये? फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान का। तो ऑप्शन हमारा सी जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन डी को हमको देखना भी नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सी हमारा जो है सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस आफ्टर 1789। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। इसलिए क्योंकि चैप्टर में अगर आप चैप्टर के अनुसार देखें, चैप्टर में 1000 बीसी का कहीं बात नहीं किया, चैप्टर में कहीं आपको यहां तक 1889 का भी बात नहीं किया, आपको सिर्फ बात किया तो चैप्टर का स्टार्टिंग से आप देख लें, फ्रेंच रेवोल्यूशन का सिर्फ बात किया है। चैप्टर उसी पर ही बेस्ड है, वहीं से ही इसका बात किया है, खाली स्टार्टिंग में ही वहीं से ही चालू किया। फ्रांस का कोई हिस्ट्री आपके साथ डिस्कस नहीं हुआ है वहां पर। ठीक है, तो चलिए 15 नंबर पर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, द 18th सेंचुरी विटनेस द एमरजेंस ऑफ विच न्यू सोशल ग्रुप इन फ्रांस। तो 18th सेंचुरी में कौन सा नया सोशल ग्रुप फ्रांस में बन करके आया? फ्रांस में क्या था, बहुत लोग गरीब हो चुके थे, जो टैक्स पे कर रहे थे वो लोग, ठीक है, और जो राजा के जो संपर्क में रहते थे, राजा जिनको अपने पास रखता था, राजा जिन पर भरोसा करता था, वो लोग उन पैसे वाले होते थे। तो सब क्या थे, एक रईस थे, एक गरीब थे, बीच का कोई नहीं था। ठीक है, बीच का वहां पर कोई नहीं था। तो कौन सा नया एक आया वहां पर सोसाइटी में, क्या एक नया ग्रुप, सोशल ग्रुप आया, जो कि पैसा के मामले में बीच का ग्रुप था। तो आप सबको यहां से पता चल रहा होगा, मिडिल क्लास। पहला हुआ दिया हुआ है वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास में चले गए जो लोग काम करके टैक्स पे कर रहे थे राजा को। नोबिलिटी में चले गए जो राजा के कंट्रोल में थे लोग, ठीक है, सेकंड क्लास के लोग, ठीक है। और थर्ड क्लास में जो आते थे, सॉरी थर्ड का ऑप्शन जो देखेंगे आप, मिडिल क्लास है वहां पर। ये मिडिल क्लास जो है ये है आपका सही आंसर, इसलिए क्योंकि लोग जब रईस थे वो क्लर्जी हो जाते थे, ठीक है, जो रईस लोग थे वो क्लर्जी में आते थे और नोबिलिटी में आते थे, और जो गरीब थे वो थर्ड स्टेट में आते थे। और थर्ड स्टेट से ही एक नया स्टेट बन करके आया, एक नया क्लास बन के आया लोगों का, उसको हम नाम से जाने मिडिल क्लास। मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास ही ऐसा क्लास था जो कि 18th सेंचुरी में नया फ्रांस में बना था। तो ये आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं वहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट वॉज पुट फोर्थ इन। जो पावर का जो डिवीजन हुआ था, तो आपको पता होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वहां पर एक डेमोक्रेसी बनाने का बहुत बड़ा कोशिश लाया गया था, ठीक है, उसमें वहां के राइटर्स का बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ कि डिवीजन ऑफ पावर का सबसे पहला बात कौन किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 16। तो वहां पे ऑप्शन ए दिया हुआ है, कौन सा बुक में हुआ था, बुक का नाम दिया है, ऑथर का नाम नहीं दिया, कौन बुक लिखे थे उनका नाम नहीं। मैं बुक का ऑथर का भी नाम आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आप पहले बुक का नाम पहले पढ़ें। द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ऑप्शन ए में दिया हुआ है द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो कि लिखा गया था जॉन लॉके के द्वारा। आप इस चैप्टर में इनके बारे में पढ़े हैं, जॉन लॉके लिखे थे द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें वो डिस्कस किए थे और क्रिटिसाइज किए थे किंग को डॉक्ट्राइन के लिए। डॉक्ट्राइन मतलब कि जो जमीन का कोई वारिस नहीं होता था, मान लीजिए किसी लोग, कोई एक लोग है, उसके पास बेटा नहीं है, उसका बेटा नहीं था, उसकी बेटी थी, तो क्या होता था वहां पर, जो किंग होता था वहां का, बेटा नहीं होने के बाद उसकी बेटी को तो किंग देगा नहीं जमीन, तो वो क्या करता था, वो जमीन को वापस वो ले लेता था। कौन ले लेता था, किंग। इस चीज को क्रिटिसाइज कौन किए, जॉन लॉके अपना बुक में द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे कि वो पावर डिवीजन का कोई बात नहीं किए थे, वहां सिर्फ वो मोनार्की को क्रिटिसाइज किए थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। तो थर्ड ऑप्शन बनता है द स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज में अगर आप जाने तो ये मॉन्टेस्क्यू लिखे थे ये बुक, ठीक है, कौन लिखे थे, मॉन्टेस्क्यू लिखे थे। और ये बुक जो स्पिरिट ऑफ लॉज है, ये सिर्फ और सिर्फ मॉन्टेस्क्यू इसलिए लिखे थे कि लोगों को समझा पाए उनका कंसेप्ट, क्या चीज का कंसेप्ट, लेजिस्लेशन जानते होंगे आप, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कि हमारे सिविक्स बुक में आप लगभग पढ़े हुए हैं। हर डेमोक्रेसी, हर कंट्री का ये एक सोल पर्पस होता है कि लोगों को उनका फ्रीडम देना है,
ठीक है। तो जो लेजिस्लेचर है उसमें जो कानून बनाते हैं वो लोग आते हैं, एग्जीक्यूटिव में जो कानून को लागू करवाते हैं वो लोग आते हैं, और जुडिशरी में मान लीजिए आपको कानून से कोई दिक्कत है तो आप जुडिशरी के पास जाएंगे और जुडिशरी आपको उसका समाधान देगा। ठीक है, तो ये तीन चीज को वो एक्सप्लेन किए, कौन, मॉन्टेस्क्यू अपने बुक में द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो देखिए यहाँ पर अभी आप अगर इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर पढ़े हो, इंडिया का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप पढ़े हो टर्म 1 में, जो कि आपके साथ डिस्कशन आगे आएगा अभी ये चीज का, तो आप वहां पर ये चीज जरूर पढ़े होंगे कि इंडिया का गवर्नमेंट जो है फॉर्म्स में डिवाइड है, लोकल, स्टेट और सेंट्रल, इस चीज में डिवाइड है वो। तो ये जो डिवीजन है ये भी यूरोप से उठ के आया, ये भी अमेरिका से उठ के आया। ठीक है, तो ये चीज कौन पहली बार बताए थे, मॉन्टेस्क्यू, जो कि ऑप्शन बी सही आंसर है। आपको ऑप्शन सी और डी की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। जो द स्पिरिट ऑफ लॉज है, द स्पिरिट ऑफ लॉज है, यही सही ऑप्शन है, क्योंकि इसी में ही कंसेप्ट बताया गया है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में। ठीक है, जो कि अभी हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इस चीज को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी और डी को भी डिस्कस कर लेते हैं, काहे छोड़े उसको। ले मॉन्टेरी यूनिवर्सल, ये जो है, ये सी ऑप्शन, ये एक इटली का न्यूज़पेपर है जो कि 1789 में शुरुआत हुआ था इसका। ठीक है, कहाँ का न्यूज़पेपर है, इटली का। ठीक है, तो न्यूज़पेपर से इस चीज का उद्भव नहीं हुआ था, न्यूज़पेपर में सिर्फ किंग को कौन सा बुक आया है मार्केट में नया, इस चीज को इंट्रोड्यूस किया जाता था और नया नया बातों को वहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता था, मतलब कि जो घटना घट रहा है उस चीज को वहां पर लाया जाता था। तो ऑप्शन सी इसी के लिए हमने उसको नहीं लिया, या फिर बुक भी उसको नहीं लिया। ठीक है, फिर आया ऑप्शन डी जो कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी एक बुक है जो कि कौन लिखे हैं, जिमी रोसोय। आप जानते होंगे इनके बारे में, आप बुक में जरूर पढ़े होंगे। ये रेवोल्यूशनरी राइटर्स हैं, दुनिया में इनका प्रचम लहरा था, उसमें इंडिया भी इन्फ्लुएंस हुआ था। द रोसोय जो है वो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि एक सोसाइटी में कैसे लोगों को आपस में कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि एक दूसरे से कंडक्ट रखना चाहिए। मतलब एक सोसाइटी में ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, तो दोनों को आपस में कैसा एक दूसरे से व्यवहार रखना चाहिए, इस चीज को डिफाइन कौन किए थे, रोसोय। ठीक है, और गवर्नमेंट के फॉर्म को, गवर्नमेंट को कैसा व्यवहार करना चाहिए लोगों से। ठीक है, ये तीनों चीज को डिफाइन किए थे कौन, रोसोय, अपने बुक में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये चार था आपके लिए, तो इस चारों ऑप्शन को इंपॉर्टेंट है, ये ना देखें कि चार ऑप्शन है, एक तो सही है, हम उसको यूज करेंगे, चारों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, रेडी रहें। 17 नंबर क्वेश्चन, नेम द फिलोसोफर हु रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की। बता रहा है कि फिलोसोफर का एक नाम बताइए जो कि रिफ्यूज कर दिए, जो मना कर दिए, जो किंग का जो सुपरमेसी है, किंग जो अपने आप को बोलते थे कि मैं सबसे बड़ा हूं, उस चीज को मना कर दिए और किंग को क्रिटिसाइज किए। अभी मैं आपको 16 नंबर क्वेश्चन नहीं बताया, ऑप्शन ए जो था द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जो कि जॉन लॉके जो लिखे थे वही हैं, इसमें ऑप्शन ए भी जो है हमारा वही सही ऑप्शन है। आपसे 16 नंबर में इस चीज के ऊपर डिस्कशन मैं कर चुका। ठीक है, तो जो 17 का जो ए है वो सही आंसर है, क्योंकि आपको मैं बताया जो जॉन लॉके थे वो एक किताब लिखे थे द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर वो सरकार को, यहाँ का राजा को क्रिटिसाइज कर रहे थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब कि जमीन वाला, जो मैं आपको ऑप्शन एग्जाम्पल दिया वैसा है चीज। ठीक है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ। मान लीजिए एक आदमी है जिसके पास उसका बेटा नहीं है, एक बेटी है उसके पास, और वो आदमी अगर अनफॉर्चुनेटली मर गया, ठीक है, वो दुनिया से एलिमिनेट हो गया, तो उस केस में किंग क्या करता था, वो जमीन को ले लेता था। ठीक है, इसी चीज को क्रिटिसाइज करते हुए वो एक बुक लिखे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो चुका, जॉन लॉके उस चीज में बुक लिखे थे। ठीक है, और आगे 18 नंबर पर बढ़ते हैं। डैश प्रपोज्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कौन राइटर थे, कौन ऐसे राइटर थे जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बुक लिखे थे। ये टर्म मैं अभी कुछ देर पहले आपके सामने यूज किया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बुक लिखे थे जिमी रोसोय। ठीक है, तो यहां पर आपको ऑप्शन सी पर दिख जाएंगे जिमी रोसोय, जो कि सही आंसर आपका होगा। 19 नंबर, द डैश and its guarantee of individual rights inspired the political thinkers of France। नंबर 19 में क्वेश्चन है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन
जो कि फ्रांस को बहुत इंस्पायर किया। दुनिया में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन उस वक्त बने नहीं थे, सिर्फ एक या दो ऐसे थे जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन का व्यवहार किया जाता था। उस टाइम इंडिया भी ब्रिटिश के रूल के अंदर में था और मुगल के रूल के अंदर में था, ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा कंट्री, दुनिया का कौन सा कंट्री से फ्रांस इंस्पायर हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन में अभी तक, मतलब उस टाइम तक वहाँ पे मोनार्की रूल चल रहा था, वहाँ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था। ग्रीक, वहाँ पर भी मोनार्की रूल चल रहा था। सी अमेरिका खुद को बहुत पहले ही ब्रिटिश से और फ्रांस के मदद से वहाँ से खुद को इंडिपेंडेंस कर लिया था, और उस कारण क्या हुआ था, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पर लागू किया था। आप इस चैप्टर में पढ़े हैं पार्ट 1 में, मैं आपको ये भी बताया 13 कॉलोनीज को अमेरिका का फ्री कराने में मदद कौन किए थे, लुइस 16, जिस कारण उनका जो उनका ट्रेजरी था वो पूरा खाली हो चुका था और उनका बुरा हालत हो चुका था। तो यहाँ पे लॉजिकली भी आप देखें और प्रैक्टिकली बुक भी पढ़ करके आप समझें तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके फ्रांस के लोग बहुत इंस्पायर हो चुके थे, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट होगा हमारा इस सेगमेंट का, इसके बाद हम आपके लिए ज्योग्राफी का लाएंगे। पहले अभी हम कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। द स्पिरिट ऑफ लॉज वॉज रिटन बाय, जो स्पिरिट ऑफ लॉज जो बुक है वो कौन लिखे थे। ये जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 में ही मैं डिस्कस किया, स्पिरिट ऑफ लॉज जो बुक, वो बुक लिखे कौन थे, वो बुक लिखे थे मॉन्टेस्क्यू। मैं आपको ये चीज वहीं पर बताया जिस बुक में वो डिफाइन किए थे कंसेप्ट किसका, गवर्नमेंट कैसे चलाया जाता है उसके बारे में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन बी, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। जॉन लॉ के बुक लिखे थे जो कि था किंग को क्रिटिसाइज करता हुआ 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखे थे, और रूसोए लिखे थे कौन सा किताब, रूसोए लिखे थे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और अर्थर यंग वहाँ के एक राइटर थे जो कि खासकर मैगजीन में ज़्यादा आते थे, बुक नहीं लिखते थे। वो राइटर जो थे वो मैगजीन में ज़्यादा आते थे, लेकिन हमको क्या जरूरत है, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू। उम्मीद करता हूं आपको सारा क्वेश्चन समझ आया हो जो मैं डिस्कस किया हूं। कहीं आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं, मैं अपने पर्सनल आईडी या फिर चैनल के आईडी से आपको जरूर से जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखें और आंसर यहाँ पर आपको मैं डिस्कस किया हूँ क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो में बने रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू वेरी मच।